Good morning, students. Today we will study Europe on the eve of the French Revolution. In my previous class, I taught you about the nationalism in Europe, but this time we will study Europe on the eve of the French Revolution. यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में यूरोप के क्या कंडीशंस थे. लेट्स स्टार्ट. मॉडर्न इरा इज द इरा ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट्स. But if we look at the map of mid-18th century Europe, we will not be find such nation states as we know them today. At that time, there was no such idea as a nation. हम जो मॉडर्न टाइम में देखते हैं नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, वह मिड 18th सेंचुरी में नहीं थे. मिड 18th सेंचुरी में न तो कोई नेशन स्टेट्स थे और न ही नेशनलिज्म की फीलिंग थी. ऐसा क्यों था? बिकॉज दैट टाइम द पीपल वर नॉट बिलोंग टू वन कंट्री एंड देयर वाज नो नेशन स्टेट. उस समय ना तो कोई नेशन स्टेट थे बल्कि किंगडम थे. छोटे छोटे भाग में बटे हुए थे और उस छोटे से पार्ट में जो है एक कंट्रीज़ के ही पीपल नहीं रहते थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल रहते थे, डिफरेंट किंगडम्स के पीपल रहते थे जिनकी कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती थी. क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उनके लैंग्वेजेस, उनके कल्चर्स, उनके फीलिंग्स सब कुछ डिफरेंस हुआ करते थे. इसलिए उसमें यूनिटी की फीलिंग नहीं होती थी. इसीलिए आज जो हम देखते हैं कि इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जो एक नेशन स्टेट है, उस समय यह किंगडम हुआ करता था, कोई नेशन स्टेट नहीं होते थे. That was the reason that Austrian Chancellor Metternich called Italy merely a geographical expression. इसीलिए ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मेटरनिक, वे इटली को एक सिर्फ जोग्राफिकल एक्सप्रेशंस कहते थे. क्योंकि इटली जो था अनेक भागों में बटा हुआ था. वहाँ पर जो रूलर थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट डायनेस्टी के रूलर्स थे और वहाँ पर जो सिटीजन्स थे, पीपल थे, वे भी डिफरेंट कंट्रीज़ के थे. इसीलिए ओनली आ जोग्राफिकल एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि वहाँ के सिटीजन में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी. इसीलिए जो मेटरनिक ने उसे जोग्राफिकल एक्सप्रेशन मात्र कहा था. दैट अगेन वाज द रीजन दैट द पीपल लिविंग इन दोज रीजन्स did not see themselves as a sharing a collective identity such as इटालियन और जर्मन. इसलिए वहाँ के लोगों में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती थी. जैसे आज कहते हैं ना, इटली के रहने वाले इटालियन हैं, जर्मनी के रहने वाले जर्मन, लेकिन इस तरह की कोई फीलिंग उस समय नहीं थी. क्यों? क्योंकि उनके कोई कॉमन कल्चर्स नहीं थे, लैंग्वेज नहीं थे. For example, the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary. हब्सबर्ग एम्पायर जो है, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी रूल करते थे, was a patchwork of many different region of people. वहाँ पर डिफरेंट रीजन्स के पीपल जो है वहाँ पर बसे हुए थे. वह पैचवर्क था डिफरेंट रीजन्स के पीपल का. These people spoke different languages. जब डिफरेंट क्षेत्र से पीपल, डिफरेंट कंट्रीज से पीपल वहाँ पर थे, तो उनके लैंग्वेजेज डिफरेंट थे, उनके कल्चर डिफरेंट थे. वहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के पीपल थे, उनके कस्टम्स डिफरेंट थे, ट्रेडिशंस डिफरेंट थे. इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटली वे डिफरेंट थे. उनके बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी. दे हैड सच डिफरेंसेस and diversities that it was almost impossible to promote in them a sense of political unity.
उसमें इतनी अधिक भिन्नताएं थी कि उसमें पॉलिटिकल यूनिटी नहीं लाया जा सकता था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द इम्पेरर। और उसके बीच में एक ही कॉमन बात होती थी कि वे इम्पेरर जो थे, चाहे वे उनके लैंग्वेज कुछ हों, उनके कल्चर कुछ हों, जितने भी डाइवर्सिटीज हों, लेकिन अपने रूलर को वे सम्मान देते थे और रूलर के थ्रू ही वे जुड़े हुए थे। क्यों सम्मान देते थे? क्योंकि रूलर उस समय ऑटोक्रेटिक होते थे, निरंकुश होते थे और उनके भय से उन्हें वे सम्मान देते थे और सिर्फ रूलर के सहारे ही वे जुड़े हुए थे और कुछ भी उनके बीच में, वहाँ के सिटीजन्स के बीच में कॉमन नहीं होता था। अब नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म किस चिड़िया का है नाम। बहुत सुने हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म किसी नेशन के पीपल के अंदर वह फीलिंग है जिसके द्वारा वह अपने नेशन के वेलफेयर के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इट मीन्स ग्रेट लव, अपने कंट्री के प्रति ग्रेट लव का होना, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना। अगर किसी कंट्री के लोगों में ऐसी फीलिंग है तो इसी फीलिंग का नाम नेशनलिज्म है और यह 19th सेंचुरी की देन है। हम मिड 18th सेंचुरी में देखेंगे कि ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं था। नेशनलिज्म में बी अंडरस्टूड एज डीप लव। किससे डीप लव? अपने कंट्री से, नेशन से। एंड एन इक्वलिटी डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस स्टेट और नेशन। अपने देश के प्रति डीप लव हो, डीप लॉयल्टी हो, यही सेंस जो है वह नेशनलिज्म कहलाता है। इट टुक द फॉर्म ऑफ अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट विच पास्ड थ्रू वेरियस फेजेस इन द 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोप। हम देखेंगे कि जब लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो 18th और 19th सेंचुरी के बीच में यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन हुआ। हजारों हजार लोग बलिदान, अपनी जानों का बलिदान कर दिए, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिए देश के हित के लिए। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. देखेंगे कि 19th सेंचुरी में जो यूरोप के पीपल थे उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग एक फोर्स के रूप में आई, जिसने कि वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम और जो मेंटल वर्ल्ड था उसको बिल्कुल बदल दिया। जो पुराने जो विचार थे उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया। अब यह क्वेश्चन उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हुई जो कि इस प्रकार के जो चेंजेज आए। इसमें मुख्य रूप जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, उस कंट्रीज़ के जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उनके थॉट्स जो थे उससे लोग प्रभावित हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जब यह चल रहा है तो समझाना जरूरी है। आपने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो दार्शनिक थे कौन कौन से? रूसो, वॉल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू। रूसो ने क्या दिया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। उसमें कहा था कि जो यह किंग है यह गॉड द्वारा सेंड किया हुआ नहीं है, क्योंकि इससे पहले क्या थ्योरी था किंग्स का कि वे जो किंग होते हैं वे गॉड के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं। अगर किंग बढ़िया काम कर रहा है इट मीन्स वहाँ की सब्जेक्ट्स अच्छी है, इसीलिए एक वरदान के रूप में अच्छा किंग भेजा है गॉड ने। अगर क्रूएल किंग है इट मीन्स वहाँ की सब्जेक्ट बुरी है, तो उसे पनिश देने के लिए किंग ने एक क्रूएल किंग को भेजा। इट मीन्स कहीं पर भी किंग फॉल्टी नहीं है, गॉड ने सेलेक्ट किया है। लेकिन रूसो ने इस थ्योरी को काटा
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि जब मनुष्य कबीले के रूप में थे तो कबीले के ग्रुप्स में जितने भी कबीले थे वे अपने ग्रुप के सबसे शक्तिशाली कबीले को यह पावर दिया कि वह उसे रूल करे, और बदले में ये जो सदस्य थे वे उन्हें टैक्सेस देते थे, और बदले में वह कबीला ने यह वचन दिया कि उनके जान माल की रक्षा करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मॉडर्न टाइम में बताया कि वही सरदार जो होता था वही आज का किंग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के बारे में बताया कि आज का किंग जो है अपना वादा भूल चुका है, इसीलिए हम लोग फ्री हैं कि हम भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें। इट मीन्स किंग को किंग मानने से, उसके रूल को फॉलो करने से, उसके ऑर्डर को फॉलो करने से हम मना कर दें। तो यही जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, इसने यूरोप के लोगों के माइंड को चेंज किया। और आपको आश्चर्य होगा, यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक जो है फ्रांस में यह बाइबल से भी ज़्यादा बिका था। As a result of these changes, nation states emerged in place of the multinational dynastic. इसी चेंजिंग के कारण जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, यानी एक ही नेशन के अंतर्गत जो बहुत सारे एम्पायर थे, उसके स्थान पर नेशन स्टेट का निर्माण हुआ। An important feature of these nation state was that not only its rulers but majority of the citizens also came to develop a sense of common identity and shared history. अब सिर्फ रूलर ही नहीं, अब जो वहाँ की कॉमन सब्जेक्ट्स थी वे भी अपने नेशन के जो जितने सिटीजन्स थे हिस्ट्री के आधार पर एक कॉमन आइडेंटिटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया, ताकि यह पता लगे कि यह इटालियन है, यह जर्मन है, यह फ्रेंच है, ये सब। However, these commoners did not exist from time immemorial, but was formed through struggles and the action of the leaders as well as the common people. यह जो चेंजिंग है यह एकाएक नहीं रहा और अस्थायी रूप से नहीं रहा, क्योंकि इसे लाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ा। एक बार फिर समाप्त होता था, फिर रेवोल्यूशन करके उसे प्राप्त करना पड़ता था, और इसमें वहाँ के लीडर्स और कॉमन पीपल्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन दिस चैप्टर लाइट हैज़ बीन थ्रोन ऑन द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। अब हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट का निर्माण कैसे हुआ, सिटीजन्स के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, जो कि अभी एक कॉमन शॉर्ट के रूप में मैंने आपको बता दिया। यस, मैं आगे लेक्चर में आपको ये मैं बताऊंगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 हुआ था उससे यूरोप में क्या चेंज आया था, इसके बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू।